मणियों की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सही कहा गया है कि जो मणि होते हैं वो कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं। तो इसी लाइन को कृतार्थ करते हुए हमारे साथ बैठे हुए हैं आइंस्टाइन। नाम जैसा है, काम और कीर्ति भी उसी तरह से है। बातें करेंगे सब कुछ, इनके अचीवमेंट्स पे भी बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आइंस्टाइन जी। थैंक यू, आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये नाम जो है बड़ा मशहूर नाम है आइंस्टीन, और इस समय मैं आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो नाम है वो कौन रखे थे और क्या सोच के रखे थे? और जो सोच के रखे थे हम आपको परिचय देंगे आगे, वो सचमुच में चरितार्थ हो गया है जी। कौन रखा था नाम ये नाम पापा के द्वारा दिया गया हुआ है, क्योंकि पापा मैथमेटिक्स से हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं जी। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स के। तो बचपन में मैं ठीक था, पढ़ने में अच्छा था जी। तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था तो उस वक्त बचपन में मेरा एक सवाल था, बहुत ही कम उम्र में मैंने वो सवाल किया था कि जो हर कुछ आकाश में जाता है तो वो चीज़ नीचे आता है, लेकिन पापा ये जो तारे हैं, जो चंदा है, वो क्यों नहीं नीचे गिर रहा है जी। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था। तो एक विद्याशंकर सर हैं फिजिक्स के, पापा के बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त हैं। तो उन लोगों से बातें हुई और वो सब सोचने के बाद इन्होंने कुछ सोच के और ये नाम दिया मुझे जी। वो कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यही चीज़ सब कुछ सही दिख रहा है। यहाँ पर आप आइंस्टाइन जी को देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि रोहतास ज़िला में एकमात्र वो बच्चा, देखिए हम आपको पहले सिस्टम बता देते हैं। एग्जामिनेशन का एक सिस्टम है जहाँ पर जो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई, वो यदि भारत में आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको एक एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है, और वो एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद ही आप भारत में आकर के अपना काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो एग्ज़ाम जो है उसको बोलते हैं फॉरेन ग्रेजुएट एग्ज़ाम, मेडिकल FMGE बोलते हैं उसको, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। बिल्कुल, MCI के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, MCI एग्जाम बोलते हैं। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, तो रोहतास ज़िला में एकमात्र बच्चा जो कि इसमें सफल हो पाया है। अब उनसे हम लोग बातें करते हैं और बहुत सारी पहलुओं पर बातें करेंगे। सबसे पहला तो बात हम ये करेंगे कि आप यूक्रेन से पढ़ें, तो यूक्रेन के मेडिकल फैसिलिटीज़ में और यहाँ की फैसिलिटीज़ में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो सोचते होंगे, किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाए तो वो सोचते होंगे ना कि क्या मतलब कि अंतर रह जा रहा है, तो वो बताइए ज़रा। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ केयर, जो अगर बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर वहाँ का तो बहुत डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड। एक चीज़ अंतर आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनका जो एक्सपोजर होता है पेशेंट के लिए, है ना, तो वो एक्सपोजर वहाँ हम लोगों को कम मिलता है। तो थ्योरीज़ वहाँ के बच्चों का जो होता है वो बहुत बेहतर होता है, यहाँ के बच्चों से भी बेहतर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे 3rd ईयर 4th ईयर से बच्चों को थोड़ा एक्सपोज किया जाता है पेशेंट के साथ। तो वहाँ हमें थोड़ा दूर से, मतलब हम करते थे लेकिन थोड़ा कम अगर कंपेयर किया जाए। बाकी हेल्थ केयर सिस्टम, टेक्नोलॉजी, वो चीज़ में बहुत आगे है, बहुत आगे है वहाँ के लोग। तो ये एक चीज़ और पूछेंगे कि जो प्रैक्टिस जो सेशन चलता है, यहाँ पर भी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस का जो लेवल जो होता है एक, वो लेवल कितना मतलब अंतर है? ज़्यादा अंतर है या फिर कुछ? टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हमारे जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं, इंडिया के डॉक्टर्स रिनाउंड और पूरे वर्ल्ड में नामी जाने जाते हैं। तो यहाँ की जो मेडिकल क्वालिटी और एजुकेशन, मैं प्राइवेट या पर्सनली उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल मतलब काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अनदर हैंड मैं ये भी बोलूँगा कि यूक्रेन में भी, या मैं तो एक्सपीरियंस मेरा यूक्रेन का रहा है, मैं और सारे कंट्रीज़ का नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन में पर्सनली नहीं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं इनकरेज भी करूँगा कि किसी कारणवश अगर किसी को नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती, या जो मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पास 60-70 लाख नहीं है, वो जाएं और जाके वहाँ पढ़ें। और बिल्कुल मेरी तरह हो सकता है, मैं भी मिडिल क्लास और एक एवरेज मॉडरेट स्टूडेंट हूँ, बहुत एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हूँ, तो वो भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी इनकरेज भी किया कि आप लोग जाइए पढ़िए, तो एक चीज़ और हम कहेंगे कि यहाँ पे और वहाँ पे बैरियर क्या क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स के पास, कि लोग यहाँ से वहाँ पहुँचने में जो बैरियर होते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? वहाँ लोग बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर यही है कि जब बच्चे जाना चाहते हैं वहाँ पर,
तो वहाँ से आने के बारे में सोचते हैं। एक तो फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स वो तो एक स्टफ है ही कि फाइनेंशियल मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स महंगी जगह है। तो वहाँ से आने के बाद पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि क्या ये, क्योंकि MCA एग्ज़ाम बहुत टफ है, मतलब ओवरऑल अगर 15-20 साल की बात की जाए तो 9 या 10% रिजल्ट है ओवरऑल। तो लोग इस डर से नहीं जाते हैं कि बहुत लोग मतलब 100 में से 10 पास होंगे, बाकी पास नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। और अभी भी कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो यूक्रेन से पास हैं, लेकिन अभी वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये क्योंकि मैं कितने सीनियर्स को जानता हूँ जो 4-5 साल से वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं इस एग्ज़ाम को। मतलब कि एक बार यदि आप यहाँ से गए तो वहाँ से आने के लिए इस एग्जामिनेशन को फेस करना अनिवार्य है। और ये सबसे बड़ा बैरियर लोगों के बीच में। और ऑफ कोर्स 3 घंटे के एग्जामिनेशन में आप टैलेंट जज नहीं कर सकते। हम ऑफ कैमरा भी आपसे यही बात कर रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अभी तो हम बढ़िया से बात कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, जब कोई एग्ज़ाम लेने लगता है तो थोड़ा बहुत लगता है कि गड़बड़ा रहे हैं, होता है। तो ये एग्जामिनेशन, ये बैरियर, मतलब कि ये आपके, अच्छा आप अपने लेवल से बताइए कि ये होना चाहिए, क्योंकि 2002 में ये बैरियर बन करके आया, 2002। तो ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और है तो क्यों है? ये एग्ज़ाम अभी इसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसके बारे में। ये बैरियर ठीक है, इसको एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लेवल जैसा सुप्रीम कोर्ट बनाया है इस पे नियम 2002 में, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन इसका जो लेवल, जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, जो तैयार किया जाता है, वो PG लेवल तैयार किया जाता है। और जो बाहर के जो MBBS हैं वो PG लेवल को नहीं कर पाते हैं। अभी इस पर केस वगैरह हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन को ट्रांसपेरेंट कीजिए, बहुत सारी चीज़ों पर केस चल रहा है। लेकिन ओवरऑल इतना पेपर टफ होता है कि जिसकी वजह से परसेंटेज कम होता है बच्चों का। ये पेपर अगर इंडियन मेडिकल प्राइवेट अगर कॉलेज से भी उठा लिया जाए, वो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक और मेरा सवाल रहेगा कि क्या ये जो जगह है, रीज़न, वो मैटर करता है बच्चों के प्रैक्टिस के लिए? जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्षेत्र होता है, ये इंडिया में प्रैक्टिस किए, बाहर में प्रैक्टिस किए, ये कितना मैटर करता है? मतलब जो यहाँ के जो मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं बिहार के, नहीं बिहार से मतलब नहीं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिस का जो रीजन है, जो वेन्यू है, वो कितना मैटर करता है? ये कुछ खास मैटर नहीं करता है। अगर शायद मैं आपका सवाल को समझा तो कि अगर जैसे मैं पास आउट हुआ तो मैं चाहूँ तो बिहार स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होके और कहीं भी यहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट अपना इंटर्नशिप शुरू करके और अपना सेवा शुरू कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता है। तो हम आगे आपसे ये जानेंगे कि आपने पढ़ाई जो की, ये बेसिक जो पढ़ाई है हम लोग, तो आप यहाँ से किए बेसिक पढ़ाई, तो आप ये बताइए कि मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ लोग डरते हैं कि अरे मेडिकल में बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि जितने हमारे ऑडियंस हैं वो स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप उन स्टूडेंट्स को ये बताइए कि मतलब जो बच्चे कहते हैं ना 12 तक नहीं पढ़े मेडिकल कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा ये जो डर है लोगों के बीच में, ये डर लाजमी है, वाजिब है, या फिर होना चाहिए, या फिर बिना डरे मेडिकल में लाइन में लोग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, डरना चाहिए क्योंकि मेडिकल एक ऐसी चीज़ है, वो IIT जैसा नहीं है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि IIT में होता है कि जो बच्चे दिमाग से शार्प हैं वो एंट्रेंस दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन में ऐसी चीज़ है कि आपको ब्रेन के साथ शार्प होने के साथ साथ आपको मेहनती भी होना पड़ेगा। जैसे जो FMG जो मेरा एग्ज़ाम था, जो हमारी MBBS, ये 1st ईयर टू 6th ईयर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं से भी एक उठा के पूछ देंगे। तो टोटल 19 सब्जेक्ट हैं और एक बुक इतना मोटा मोटा है, तो काफ़ी वाइड जो बोलते हैं ना, ब्रॉड सिलेबस है। तो मेहनती भी होना पड़ेगा आपको और दिमाग से भी आपको तेज होना पड़ेगा कुछ चीज़ें समझने के लिए। तो टफ़ है, नो डाउट टफ़ है। बट फिर से अगर बात करते हैं कि जो बच्चे 12 जस्ट एक पासिंग एग्ज़ाम है और 12 डिसाइड नहीं करता कि आप क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि 12 पास आउट करते हैं 65%, 70% और वो अच्छा कर लेते हैं। एम्स में आज हैं बहुत सारे मेरे दोस्त। बिल्कुल। तो एक और रहता है, लोगों की शिकायतें होती हैं सिलेबस को लेकर के। अब आप जब इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो लोग कहते हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए। तो आप कभी कंप्लेन किए कि नहीं इस चीज़ को लेके कि सिलेबस मतलब कि ज़्यादा है, लेंदी है, या फिर क्या है? मतलब लोग कह देते हैं, मतलब बात में यार जितना पढ़ाते हैं लोग, ज़रूरत ही नहीं है उतना। ये पर्सनली मैंने फील किया है
ये मैंने पर्सनली फील किया है कि हाँ यार इतना ये तो आता नहीं है, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं ये सोच के बस जाने देता हूँ कि हाँ वो सारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो डीन हैं, कोई वाइस डीन है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, तो वो कुछ सोच समझ के ही उन लोगों ने इस तरह का करिकुलम या जो भी ये तरह बनाया होगा, तो इस पर ज़्यादा मैंने सोचा नहीं। बस मुझे लगा क्योंकि एक मेरे सर हैं दीपक मारवा, वो वन ऑफ मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं, मेडिसिन पढ़ाते हैं वो, 15 ईयर एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा ही। तो उन्होंने एक बात बोला और वो मेरे दिमाग में, जहन में उतरा कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जी, अगर कोई पेशेंट आता है और वो पता नहीं कौन सा साइन एंड सिम्टम्स लेके आता है, तो क्या आप ये बोलिएगा कि हाँ ये वाला आउट ऑफ सिलेबस था, ये वाला ब्रॉड था, ये वाला ज़्यादा था? हम ये नहीं बोलेंगे। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो किसी भी किताब से आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस, आपको तैयार होना पड़ेगा। तो मेडिसिन में, MBBS में एक होगा कि कोई आपका एक जो सिलेबस बनाया, ब्रॉड बनाया है, ठीक है ना, लेकिन हाँ होता है, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ हर साल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपको किस आइडिया से, स्ट्रेटजी से पढ़ना होगा, तो उस तरीके से करना पड़ता जी। है। तो स्टार्टिंग से ही आप डिसाइड किए हुए थे कि आपको मेडिकल करना है, माइंडसेट पूरा वही था? हाँ, लगभग मैं 9th से ही 9th से ही मैंने, मतलब मेरा सपना था कि मेडिसिन करना है। चलिए, मेनी कंग्रेचुलेशंस कि आप वहाँ पे पढ़े और आपने मातृभूमि पे लौटने का आपको मौका मिला। हालांकि ये जो बैरियर है एग्जामिनेशन, पता ना, हम इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ज़रा यदि सोचा जाए, कॉमन माइंड से यदि सोचा जाए, तो ये जो एग्जामिनेशन है, लोग कहते हैं कि बाहर पढ़ते हैं, बाहर ही रह जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन को हम जहाँ तक देख पा रहे हैं एक बैरियर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपको अपने देश में वापस आना है तो एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य है। तो अब इस पे जो भी है, हम हालांकि कोई अपने चैनल के माध्यम से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्या कुछ है, हालांकि बच्चे इसके लिए फाइट कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बधाई देना चाहेंगे, इस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा कि बहुत सारे बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं तो या नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और किस तरह से उनको आप मोटिवेट करेंगे कि और किस तरह से वो तैयारी करें और क्या करें कि आए? ये जो बैरियर बता रहे हैं आप, उसके लिए, उसके बारे में नितिन गडकरी ने लेटर लिखा है, वहाँ पे हेमा मालिनी ने लिखा, सनी देओल ने लिखा, बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इस अभी कोरोना टाइम में एटलीस्ट डॉक्टर्स की नीड है, तो आप इस बैरियर को या तो कम कर दीजिए, परसेंटेज पासिंग वाला वो कम कर दीजिए, या टेम्पररी आप उसको 1 साल के लिए एक्सेप्शन दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर अभी अब तो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं रहा है। लेकिन मैं अपने सीनियर्स और जूनियर्स को भी, दोनों को कहूँगा, जो बेचारे 3-3, 4-4 साल से अपना लगे हुए हैं, उनको बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आप हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आप दीपक मारवा का, वो बात को याद रखिए कि आपके पास पेशेंट आएगा तो वो किसी भी साइन एंड सिम्टम्स के साथ आएगा, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, और हमें हर चीज़ के साथ तैयार होना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टफ़ है, ये इजी है, और आपको पता है, आप खुद से पूछिए, ये एग्ज़ाम टफ़ है बट ऐसा टफ़ नहीं है कि यू कैन नॉट डू इट, है ना। गांधी जी ने कहा है कि व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, तो ही कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, तो हम सब कर सकते हैं। आपके लिए भी आसान है ये, आप कर सकते हैं। मैं एक मॉडरेट स्टूडेंट खुद को कंसिडर करूंगा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आइंस्टीन के पिताजी भी जुड़ चुके हैं, एसएन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो सर, हमारा पहला सवाल होगा कि आपने क्या सोच के नाम रखा, और जो नाम आपने रख दिया वो सचमुच में चरितार्थ हो गया, वो नाम और वो सब कुछ, तो आप क्या कहेंगे सर? एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि नाम का प्रभाव पड़ता है जी, और इनकी जो एक्टिविटी है, सोचने की, थिंकिंग कैपेसिटी है, अंडर एज जब ये 4th 5th में थे, तो उस वक्त याद है वो दिन हमें, चांदनी रात में छत पर सोया था और ये मेरे पेट पे आकर लेट गया, और उस वक्त ये कैपलर का प्रिंसिपल हमसे पूछ लिया। जी। हम पूछे कि बेटे, क्या स्कूल में सर लोग कभी इस तरह की चर्चा की, कोई मैडम ने चर्चा की? तो इन्होंने कहा कि नहीं पापा जी, ऐसे ही एक दिन सोच रहे थे। मेरे दिमाग में अजीब सी बात आई कि इस एज में इस तरह की बात कैसे, थिंकिंग कैसे आई, इसकी सोच क्यों उधर गई। और आइंस्टाइन की थ्योरी, चूँकि जब MSc में मैं था
तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेरा स्पेशल पेपर था और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैं काफ़ी इंटरेस्ट लिया और आइंस्टाइन साहब की पूरी जीवनी मैंने पढ़ रखी है। तो देखा कि इनकी बचपना और आइंस्टाइन साहब की थ्योरी की बचपना दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी हमें मिल रहा था। तो ये आइंस्टाइन तो नहीं बन सके, लेकिन कुछ उसकी झलक इन पर दिखलाई पड़ती है हमें। जी, तो एक पिता की क्या खुशी होती है जब बेटे अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं सर पूरा गदगद हैं, और गदगद हो भी क्यों ना। सर एक बात और कहेंगे कि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, न जाने कितने आइंस्टीन को आपने अभी तक निकाला है, तो अभी उन सभी बच्चों को आप बताइए और उन पेरेंट्स को खास करके कि किस तरह से, देखिए होता क्या है एक्चुअली कि पेरेंट्स लोग जो होते हैं पेशेंस खो देते हैं कि बच्चा गया है, मतलब कि निगेटिव पॉइंट होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन निगेटिव उन पे डोमिनेट कर जाता है कि शायद कर पाए नहीं कर पाए। तो उन पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देंगे कि किस तरह से ट्रीट किया जाए? एक्चुअली ये जो निगेटिविटी है जी, ये नंबर पर सिस्टम पर वो डिपेंड करता है। यदि 2 बार निगेटिव सोचेगा तो उसकी थिंकिंग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगी, जी, और 3 बार निगेटिव सोचा तो निगेटिव आ जाएगी। जी, मैथमेटिक्स। यस, इवन नंबर जितने टाइम्स वो उसकी थिंकिंग रहेगी वो पॉजिटिव आता जाएगा। तो खास करके गार्जियंस जो होंगे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को हमेशा इंकरेज करें, उत्साहित करें, और पैसा कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता है। तो सरकार भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है। जब शुरू में मैं इनका एडमिशन कराया तो हमसे बहुत सारे लोग, हमारे जो फ्रेंड सर्किल के हैं, हनुमान से SP जन कॉलेज, शंकर कॉलेज, यहाँ के जितने लोग हैं, ये सब लोगों ने कहा कि सर बाहर लड़के को भेज रहे हैं, पता नहीं वहाँ किस इन्वायरमेंट में रहेगा, रिटर्न होगा नहीं होगा, नाना प्रकार की थिंकिंग। तो इंसान के कारण तो ये सब बातें सबके दिमाग में आती हैं, लेकिन हमें फ़क्र गर्व है अपने बच्चे पर और अपने संस्कार पर, और अपने बेटे पर मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आई फील प्राउड अबाउट हिम कि ये वहाँ के संस्कार से और यहाँ का संस्कार दोनों को मिला करके इन्होंने चला, और उसमें हमारा संस्कार वेटेड पड़ा है। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन इनसे मैं हमेशा लगभग बात किया करता था, ताकि हमारे संस्कार को ये भूले नहीं। हम लोग ये संस्कार में पले हुए हैं, उसमें बंधे रहें, और ऐसा ये हैं भी। और यही नहीं, हमारे 2 बेटे, इनका नाम है आइंस्टाइन, और इनसे जो छोटे हैं वो बीटेक करके वो भी एक जॉब में हैं, उनका नाम है अल्बर्ट, क्योंकि आइंस्टाइन का पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मैंने 50-50 रखा। उसके पीछे कारण है। जैसे आप किसी का नाम राम जी, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, राम जी रखते हैं तो देहात में क्या पुकार, अरे रामजीवा इधर आओ, अरे मोहना इधर आओ। लेकिन इनको आप आइंस्टीनवा नहीं कह सकते हैं। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा इंसान है, जो इंटेलेक्चुअल है, या मतलब ऐसे भी जानता है, आइंस्टीनवा वो कहने ही नहीं आएगा, और नहीं तो नाम लेगा तो विथ रेस्पेक्ट लेगा। तो ये नाम रखने के पीछे लिए मैंने यही सोचा कि इनका नाम ऐसा रखा जाए कि ये भी इस नाम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने आप को हमेशा सावधान रखेंगे कि हम तो कहीं गलती ना हो जाए पूरी लाइफ में। लोग क्या कहेंगे, ये जहाँ पढ़ेंगे वहाँ यूनिक बने रहेंगे, यही सोचकर मैंने नाम रखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब एक पिता गौरवान्वित महसूस करता है तो वो पल बेटे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग खुद भी एक बेटे हैं, जब पिताजी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं तो जी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी, मैं उस पिता में से हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनकर, वो खुशी मुझे नहीं दे सकता है। जो आपने कहा कि बहुत खुश हैं, जी, हम खुश इसलिए हैं कि ये डॉक्टर से ज़्यादा एक अच्छे इंसान बने हुए हैं। जी, जी, ये हमारी खुशी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वही कह रहे थे कि बहुत गौरवान्वित होने का पल है हमारे रोहतास ज़िला के लिए भी, और इनके परिवार और कुल खानदान के लिए तो है ही। तो हम आपसे हर पल की खबरें आपके साथ दिखाते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद।